दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में हाजी मस्तान मिर्जा को मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन कहा जाता है। लेकिन अंडरवर्ल्ड के जानकार बताते हैं कि सबसे पहला माफिया डॉन करीम लाला था, जिसे खुद हाजी मस्तान भी असली डॉन कहा करता था। करीम लाला का आतंक मुंबई में सिर चढ़कर बोलता था। मुंबई में तस्करी समेत कई गैर कानूनी धंधे में करीम लाला के नाम की तूती बोलती थी और मुंबई के बड़े से बड़े लोग उसके नाम से खौफ खाते थे। लेकिन इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वह जरूरतमंदों और गरीबों की भी मदद करता था। तो दोस्तों, आखिर कौन था करीम लाला और कैसे मुंबई अंडरवर्ल्ड का डॉन बना, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार द गिरोथ की नई वीडियो में। दोस्तों, करीम लाला का असली नाम अब्दुल रहीम शेर खान था और उसका जन्म 1911 में अफगानिस्तान की कुन्नार प्रांत में हुआ था। उसका परिवार काफी अमीर था। वह कारोबारी खानदान से ताल्लुक रखता था। जिंदगी में ज्यादा कामयाबी हासिल करने की चाह ने उसे हिंदुस्तान की तरफ जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब्दुल करीम शेर खान उर्फ करीम लाला ने 21 साल की उम्र में हिंदुस्तान आने का फैसला किया और वह पाकिस्तान के पेशावर के रास्ते मुंबई पहुंचा। उसने मुंबई आकर अपना कारोबार शुरू किया, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन करीम लाला मुंबई का सबसे बड़ा माफिया डॉन बन जाएगा। करीम लाला ने मुंबई आकर कई काम किए, लेकिन किसी भी काम में उसे कामयाबी नहीं मिली और इसीलिए वह मुंबई डॉक से हीरे और जवाहरात की तस्करी करने लगा था। 1940 तक उसने इस काम में एक तरफा पकड़ बना ली थी और आगे चलकर वह तस्करी के धंधे में किंग के नाम से मशहूर हो गया। तस्करी के धंधे में उसे काफी मुनाफा हो रहा था और करीम लाला के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद उसने मुंबई में कई जगहों पर दारू और जुए के अड्डे भी खोल दिए। उसका काम और नाम दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। 1940 का यह वो दौर था जब मुंबई में हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार भी मौजूद थे और तीनों एक दूसरे से कम नहीं थे। इसीलिए तीनों ने मिलकर काम और इलाके बांट लिए थे। करीम लाला की जानदार शख्सियत को देखकर हाजी मस्तान भी उसे असली डॉन के नाम से बुलाया करता था। तीनों बिना किसी खून खराबे के अपने इलाकों में हुकूमत किया करते थे। इस दौरान उनके अलावा मुंबई में कोई और गैंगस्टर नहीं था। माया नगरी में करीम लाला ने अपनी जबरदस्त पकड़ बना ली थी। व्यापार हो या बॉलीवुड, सभी जगह उसके नाम की तूती बोलती थी। हाजी मस्तान और वरदराजन भी बिना किसी समस्या के अपना काम कर रहे थे। लेकिन उसी दौर में मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकार के बेटे दाऊद इब्राहिम और शब्बीर कासकार तस्करी के धंधे में कूद पड़े। दोनों भाइयों ने इस धंधे में आते ही करीम लाला को चुनौती देने का काम किया और इसका नतीजा ये हुआ कि पठान गैंग यानी करीम लाला और दाऊद इब्राहिम गैंग के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। दोस्तों, कहा जाता है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम की एंट्री से पहले खून खराबा नहीं होता था, लेकिन कहते हैं करीम लाला से दुश्मनी लेकर दाऊद को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। दोनों के बीच दुश्मनी हुई और नफरत इस कदर बढ़ गई थी कि 1911 में करीम लाला के पठान गैंग ने दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर कासकार की दिन दिहाड़े हत्या कर दी। शब्बीर के कत्ल से दाऊद इब्राहिम भड़क उठा और मुंबई की सड़कों पर गैंगवार शुरू हो गई। दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच खूनी जंग का आगाज हो चुका था। दाऊद अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। शब्बीर की मौत के ठीक 5 साल बाद 1986 में दाऊद इब्राहिम के गैंग ने करीम लाला के भाई रहीम खान को मौत के घाट उतार दिया। तस्करी के धंधे में दाऊद के आने से करीम लाला परेशान था और दोनों के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आ चुकी थी। लेकिन करीम लाला मुंबई का ऐसा नाम बन चुका था कि लोग उसके नाम से भी थरथर कांपते थे। एक बार किसी संपत्ति के विवाद के चलते करीम लाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उस पर इल्जाम था कि उसने मारपीट करके और धमकी देकर किसी महिला के घर पर कब्जा करवाया था। इस मामले में एक स्थानीय अदालत ने करीम लाला को तलब किया और सुनवाई के दौरान उसकी अदालत में पेशी हुई। जब करीम लाला अदालत में आया तो वहां मौजूद सब लोग खड़े हो गए। सवाल जवाब के लिए उसे विटनेस बॉक्स में बुलाया गया। मामले की सुनवाई कर रही महिला जज ने करीम लाला से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। जवाब में करीम लाला ने कहा कि यह काले कोट वाली महिला कौन है जो हमारा नाम भी नहीं जानती। करीम लाला की ये बात सुनकर अदालत में मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगे। बाद में एक किस्सा मुंबई में खूब सुनाया गया। करीम लाला अपने समुदाय के लिए एक गॉडफादर बन गए थे। सभी समुदाय के लोग अपनी समस्याओं के हल के लिए उनके पास आते थे। जब कभी परिवार से जुड़े मामले, खासकर तलाक संबंधी मुद्दे लेकर लोग उनके पास आते थे, इस मामले में वह साफ तौर पर कहा करते थे कि मैं मिलूंगा लेकिन अलग नहीं करूंगा। करीम लाला की पत्नी फौजिया के मुताबिक करीम लाला तलाक चाहने वाले लोगों को अक्सर समझाया करता था कि तलाक समस्या का हल नहीं होता। लोगों के मामले में मध्यस्थ के तौर पर शामिल होकर उन्हें निपटाना करीम लाला की आदत में शामिल था। इस बात ने उसे इतना लोकप्रिय बना दिया था कि हर समाज और संप्रदाय के लोग उसके पास मदद मांगने आते थे।
और कहते हैं उसके यहाँ अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं होता था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि मुंबई में उसके घर पर हर शाम जनता दरबार लगता था, जहां वो लोगों से मिलता था और जरूरतमंदों और गरीबों की मदद भी करता था। करीम लाला को फिल्म इंडस्ट्री के करीब माना जाता था। बॉलीवुड में उनके कई दोस्त थे जिनकी वक्त बेवक्त करीम लाला ने मदद भी की। अभिनेत्री हेलन एक बार मदद के लिए करीम लाला के पास आई। हेलन का एक दोस्त पेन अरोड़ा उसकी सारी कमाई लेकर फरार हो गया था। वो पैसे वापस देने से मना कर रहा था। परेशान होकर हेलन सुपरस्टार दिलीप कुमार के जरिए करीम लाला के पास पहुंची। दिलीप कुमार ने उन्हें करीम लाला के लिए एक खत भी लिख कर दिया और करीम लाला ने इस मामले में हेलन की मदद की और पैसे भी वापस दिलाए थे। करीम लाला को कई फिल्मों के किरदारों ने भी प्रभावित किया, जिनमें से अंगार फिल्म में कादर खान की भूमिका, जंजीर में प्रण का शेर वाला किरदार और खुदा गवाह फिल्म में बादशाह खान का किरदार उसे पसंद था। करीम लाला को धर्मेंद्र की अदाकारी भी पसंद थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड में 1981 से और 1985 के बीच करीम लाला गैंग और दाऊद के बीच जमकर गैंगवार होती रही। नतीजा यह हुआ कि दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ने धीरे धीरे करीम लाला के पठान गैंग को मुंबई से साफ कर दिया। इस गैंग वॉर में दोनों तरफ से दर्जनों लोग मारे गए थे। इसके अलावा दोस्तों आज भी जानकार लोग करीम लाला को ही मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन मानते हैं। हाजी मस्तान और करीम लाला की दोस्ती भी लोगों के बीच मशहूर रही और 19 फरवरी 2002 को 90 साल की उम्र में ही मुंबई में ही करीम लाला की मौत हो गई थी। तो दोस्तों यह थी मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला की कहानी। दोस्तों आपका करीम लाला के बारे में क्या कहना है और आपको यह जानकारी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए।